कि अगर आपको लगता है कि लोग समान हैं तो क्यों कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी चमार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता है? क्या दिक्कत है? कोई भाई अगर इतना कहता है कि नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अपनी बहन का जो है शादी करा सकता है किसी चमार से, तो करा दे। जितने भी जो नाले के अंदर घुस करके जो सफाई कर रहा है, ठीक है, या जो कूड़ा उठाने का काम कर रहा है वहाँ पर, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास के हैं या कितने रहे हैं? सर, हम देखते हैं कि हमारे करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, पटना में जहाँ भी विद्यार्थी लोग रहते हैं उनका हम एक रील में अलग जीवन देखने को मिलता है। और चूंकि सर आप लगातार विद्यार्थियों से मिलते रहते हैं, आप ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं, रियल सर क्या स्टूडेंट लाइफ होती है? तो समाज कोई हमारा सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता है। ले लिया हमने सर्टिफिकेट अपने स्कूल कॉलेज से जितने लेने थे, और वो भी आज ड्रॉवर में ही रखे हुए हैं। मेरा मार्कशीट में फेल था कि पास था कोई नहीं जानता, आज मैं क्या हूँ दुनिया ये जानती है। हम रीलों को देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं। छात्र भी जो हैं वो भी जब रील देखते हैं तो कुछ समय के लिए मोटिवेट हो सकता है, उन्होंने कुछ अच्छी रील देख ली तो कुछ टाइम के लिए वो मोटिवेट हैं, बट वो परमानेंट नहीं होता है सर। तो परमानेंट मोटिवेशन किस तरीके से बनाएं? सीधी सी बात है यार, आप है ना, आप लड़की के पीछे भाग रहे हो और लड़की के पीछे भाग रहे हो, वहाँ पर वही गाने, तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागो, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। रिलेशनशिप में भी वही दिक्कतें आ जाती हैं। हम एक्सपेक्ट करके बैठते हैं हमारे बर्थडे को सामने वाला इस तरीके से मनाएगा, और पता चले मैसेज नहीं आता तो पूरा दिन दुखी। एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो भाई? हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं, जिनकी संख्या हम देखते हैं लगातार बढ़ ही रही है। तो सर आपका हम इस पर नजरिया चाहेंगे कि सर इसकी जड़ क्या है? आप ये देखिए, आज मेरे जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे, जब मैं पढ़ाई करता था तो सबसे कम नंबर मेरे आते थे, और आज अपने क्लास में या इनफैक्ट मेरे स्कूल लाइफ देख लीजिए, कॉलेज लाइफ देख लीजिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं आज मैं उनसे सबसे ज़्यादा आ गया। सर इस चीज़ को कैसे समझें कि हमारे अंदर मैं आ गया है? सर प्रेमानंद जी की बातें सुनिए जाकर के वृंदावन में, मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलूंगा। लगभग यूपी बिहार में सरकारी जॉब का एक अलग क्रेज है। बच्चे सरकारी जॉब के प्रति एक अलग रुझान रखते हैं। तो सर क्या प्राइवेट जॉब में इज्जत नहीं है? अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये लगता है कि भैया कोई सरकारी नौकरी में 30,000 रुपये का भी नौकरी लग गया तो 30 लाख रुपया दहेज। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हेल्पफुल इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक गणित के बहुत ही प्रसिद्ध अध्यापक जुड़े हुए हैं, जो आज से कुछ समय पहले, लगभग 4 से 5 साल पहले हमारी तरह एक आम विद्यार्थी थे, और आज के समय पे जिनके पास यूट्यूब पर, इंस्टा पर लगभग 20 मिलियन का क्राउड बेस है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। हम उनसे बहुत सी पर्सपेक्टिव के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन से बहुत कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। आज के समय पे उनके पास 20 मिलियन का क्राउड बेस है, तो आप उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बोल सकते हैं। तो उस सेंस में से हम बहुत सी प्रश्नों को सर के साथ रखेंगे, और भी बहुत से डायमेंशन है हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो के। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं श्री आदित्य रंजन सर। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ निकाला। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सर के बारे में मुझे किसी इंट्रो की आवश्यकता है नहीं। आपने सर को बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा। वीडियोज कुछ मैथ से रिलेटेड आपने देखे होंगे, क्योंकि सर मैथ के अध्यापक हैं। वीडियोज कुछ आपने ऐसे देखे होंगे कि सर ने स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट किया, उनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी सर के ऊपर होती रहती है, तो आपने बहुत सारे वीडियो जो है उनके ऊपर देखे होंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट का जो हमारा व्यू है वो बिल्कुल अलग है। हम इन सब चीज़ों पर बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत से अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको वीडियो के आगे देखने को मिलेंगे भी। तो सबसे पहले हम आपका बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। धन्यवाद सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा आपसे यही है, क्योंकि आप बिहार से हैं और मैं यूपी से हूँ, और हम देखते हैं कि लगभग यूपी बिहार में सरकारी जॉब का एक अलग क्रेज है। बच्चे सरकारी जॉब के प्रति एक अलग रुझान रखते हैं। तो सर क्या प्राइवेट जॉब में इज्जत नहीं है? देखिए, इज्जत दोनों जगह पे है, लेकिन हमारे राज्यों में ज़्यादातर सरकारी नौकरी को 2 महीने में देखा जाता है। एक कंफर्ट जोन और दूसरा वहाँ पर डौरी। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये लगता है कि भैया कोई सरकारी नौकरी में 30,000 रुपये का भी नौकरी लग गया तो 30 लाख रुपया दहेज। और माइंडसेट इस तरीके से बनते जाता है कि भैया सरकारी नौकर मतलब एक तरीके से सबसे पावरफुल आदमी। तो ये जो कहीं ना कहीं माइंडसेट समाज का बनते जा रहा है ना, इस चीज़ को बढ़ावा यही दे रहा है। आप गुजरात में जा करके देखिए, वहाँ पे कितना क्रेज है सरकारी नौकरी का। ठीक है, तो जिस तरह का परिवेश होगा, जिस तरह के लोगों की थॉट होगी, थिंकिंग होगी वहाँ पे, उस जगह पर उस चीज़ की महत्व बढ़ते चली जाएगी। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग हैं प्राइवेट में 1-1, 1.5 लाख की अच्छी नौकरी कर रहे हैं, स्किल्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं पूछ रहे हैं। और सरकारी नौकरी में आप देखिए, लोग फॉर्म भर रहे हैं 30-30 लाख, 40-40 लाख, और वैकेंसी कितनी है? 10,000। तो क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बाकी लोग रह गए यहाँ पर उनका क्या होगा? तो यानी ऑप्शंस बी भी हम रेडी रखें और उस चीज़ को इतना ना बड़ा बना दें कि वो नहीं है तो जीवन ही नहीं है। ये गलत जा रहा है। जी
सर, जो आपने जैसा कि अभी बात किया कि हम लोग उसी व्यू में सोचने का प्रयास करते हैं, तो सर इस किस तरीके से चेंज हो सकता है? मतलब कि हम प्राइवेट जॉब को भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे हम किसी सरकारी को देखते हैं। हमेशा अपना ऑप्शन बी प्रिपेयर रखिए और साथ में ऑप्शन बी ऑप्शन ए के से भी बेहतर होना चाहिए और तगड़ा होना चाहिए कि अगर ए फेल हो गया तो हमारा बी जो है वो बहुत रेडी रहे। दूसरी बात आपने कहा कि इसको सुधारने का तरीका क्या है। जी। सुधारने का तरीका ये है कि आप ये मत मानिए कि अगर कोई प्राइवेट में नौकरी कर रहा है तो उसका फ्यूचर नहीं है, उसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास में वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं अपने जीवन में खुद यहाँ पर देखूँ तो जब मैंने खुद नौकरी अपनी छोड़ी और मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक बन रहा हूँ, तो लोगों ने समझा रहे टीचर हैं, कोचिंग चलाते होंगे 40-50 बच्चों की। हुँ। ठीक है, तो वो पहले है ना लोगों को अपने, मुझे लगता है कि थोड़ा हर व्यक्ति अगर अपने नज़रिए को बदलना शुरू करे, तो शायद ये समाज बदल जाएगा। तो नज़रिए है ना, नज़रिया में ये बदले, कोई भी नौकरी छोटा या बड़ा नहीं है, स्किल्स के ऊपर में काम किया जाए, हर नौकरी अपने आप में समाज के लिए बेहतर है। ठीक है, और स्किल्स के ऊपर में बात करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए आप। जी। सर, आजकल हम देखते हैं कि शादियाँ जो होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, हुँ। रिलेशनशिप चल नहीं पाता है। तो सर इसके बारे में आप क्या राय रखेंगे? आज के समय लोगों को पार्टनर नहीं चाहिए, ऑप्शन चाहिए। अच्छा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि कोई पार्टनर में थोड़ी-सी दिक्कत आ गई, वहाँ पे तो दूसरा ऑप्शन तैयार खड़ा है। और इसी के कारण में यहाँ पर हो रहा है कि शादियाँ जल्दी टूट रही हैं। मतलब हमारे मम्मी-पापा के ज़माने में आप जा कर के देखो, हुँ। झगड़े वहाँ भी होते थे, लेकिन वहाँ पर रिपेयरिंग मोड ऑन था कि भाई ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो हम बात करके सुलझा सकते हैं। आज के समय रिपेयरिंग मोड नहीं है, रिप्लेसमेंट है। हुँ। इससे काम नहीं चला, दूसरा लेकर के तुरंत आ जाते हैं। तो जहाँ रिप्लेसमेंट होगी, तो वहाँ पर शादियाँ जल्दी टूटेंगी। आप है ना, रिश्ते में अगर मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, बात करके सुलझा लो वहाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसे ही रिश्ते बहुत लंबे चलेंगे और आप सिर्फ़ ऑप्शंस ढूँढ रहे हो तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर, सर ये कभी तो नहीं आजकल चलेगा। हम लोग बोलते हैं कि लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो मॉडर्न ज़माने में ये सब चलता है। मॉडर्न ज़माने में एक बात बताओ, कल के दिन तुम्हारा बच्चा गलती करेगा तो उसको भी रिप्लेस कर दोगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को रिप्लेस नहीं कर सकते तो हस्बैंड-वाइफ को कैसे करते हो? जी। तो ये तो सोचने वाली बात है ना। जी। सर, चूँकि ये जो पॉडकास्ट वीडियो है लगभग जो है मिडिल क्लास का बच्चा देख रहा है, हम आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो सर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए सबसे बड़ा कर्ज़ क्या है? एक जो जिसे हम श्राप बोलते हैं? सबसे बड़ा कर्स है कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जिसके हुँ। पास में एकदम से ऐसी भी नहीं है कि गरीबों वाली हालत है कि खाने तक के पैसे नहीं है, और एक ऐसा वर्ग भी नहीं है जो बड़े आराम से जेट एयरवेज़ में घूम रहा है कि साल भर या ज़िंदगी भर की कमाई रखी हुई है और बैठ-बैठ के खाएगा तो भी यहाँ पर पैसा ख़त्म नहीं होगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़ काम करेगा और थोड़ी बहुत अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार लेके आ जाएगा, गाड़ी घर आ गया, बस खुश है। हुँ। ठीक है, तो उस केस में वो ग्रो कैसे कर सकता है? तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति रिस्क लेने की ताकत रखेगा, वहाँ पे वो श्राप से बाहर आ जाएगा। रिस्क लेना पड़ेगा सर। जी। सर हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक गलत प्रथा भी चली आ रही है, जो जिसे हम दहेज बोलते हैं कि लड़की वालों को दहेज देना होता है। हुँ। तो सर आप दहेज पे भी अपनी कुछ राय रखें, चूँकि आप खुद एक अफ़सर रह चुके हैं। आज के समय में आप बहुत एक फ़ेमस टीचर हैं, एक जिन्हें मतलब जिनको लोग सुनने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि आपको सुन के कुछ बच्चों का नज़रिया बदले, कुछ समाज का नज़रिया बदले। हुँ। देखिए, आप अपने आप को शेर कहते हैं और हुँ। उसके बाद में जिस शेरनी को आप लेकर के आ रहे हैं, उसको लाने के लिए भी आपको अपने ससुर के पैसे की ज़रूरत है। हुँ। तो किस बात के शेर हैं आप, ये बताइए? ठीक है, दहेज ठीक है भाई, अगर सामने वाला कुछ अपनी तरफ से कोई गिफ्ट कर दे शादी में तो वो ठीक है, लेकिन आप मुँह खोल करके माँग रहे हैं तो आप मर्द हैं ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अपने दम पर बना है, अपने दम पर पैसे उसने कमाए वहाँ, तो अपने जीवन संगिनी को लाने के लिए उसको वहाँ पर किसी पैसे के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसका जीवन सक्सेसफुल चलने वाला नहीं है। और साथ में इसमें लड़कियों को भी मैं ये बात कहूँगा कि कई बार आप भी एकदम ऐसे रिश्ते की तलाश होते हैं, नहीं नौकरी कर रहा है तो ही शादी करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, तो इसको भी बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, कई बार अच्छी नौकरी करने वाले व्यक्ति से भी जीवन अच्छा नहीं चलता है, यकीन मानिए। कम कमाने वाला वाइफ को ज़्यादा खुश रखता है। हुँ। तो पेरेंट्स भी थोड़ा अपनी सोच बदले और लड़के तो बिल्कुल ही बदले। शेर कहते हो तो शेर वाली हरकतें रखो, अकेले चलो, झुंड में मत चलो। जी। सर आजकल एक हमारे समाज के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं। हुँ। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं, जिनकी संख्या हम देखते हैं लगातार बढ़ ही रही है। तो सर आपका हम इस पे नज़रिया चाहेंगे कि सर इसकी जड़ क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इंसान डिप्रेशन में आता ही है कंपैरिज़न की वजह से। हुँ। आज के समय अगर मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चा है, ठीक है, जिसका रैंक 1 आ रहा है, दूसरा वाला बच्चा उसके साथ में कंपेयर कर रहा है, यार मैं भी तो उतनी ही देर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे नंबर वहाँ पर इतने नहीं आ रहे, ये तो हमसे बेहतर है, ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है, और उसके बाद में कंपैरिजन जहाँ शुरू होने लगता है, डिप्रेशन आने लगती है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन एक पॉइंट पर कई बार ऐसा भी लेके आता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है, जीवन खत्म कर लेता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि इंसान को कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। जिस उम्र में आप सक्सेस की तमन्ना रख रहे हैं, क्या पता जिंदगी ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा हो। हुँ, आप ये देखिए, आज मेरे जितने भी दोस्त हैं वहाँ पे, जब मैं पढ़ाई करता था तो सबसे कम नंबर मेरे आते थे। ठीक है, कई परीक्षा में तो 12th में तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए, लेकिन 6 टू 10 तक की मेरी हालत सबसे ख़राब थी। हुँ, और आज अपने क्लास में या इनफैक्ट मेरे स्कूल लाइफ देख लीजिए, कॉलेज लाइफ देख लीजिए, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आज मैं उनसे सबसे ज़्यादा आगे हूँ। आज हो सकता है अगले 10 साल नौकरी करे तो वो एक गाड़ी खरीद के लेके आ पाएँ, और अभी तो हमारे पास 3-4 गाड़ियाँ ही आ रखी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस तरीके से चाहते हो ज़रूरी वैसा नहीं होता, ज़िंदगी बहुत कुछ प्लान करके बैठी होती है। तो कंपैरिज़न करना बंद करो, काम करो। आप नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, 3 बार वो विधायकी का चुनाव हारे हैं, और किसको पता था कि जो 3 बार का विधायकी का चुनाव हारेगा वो चल करके सीएम बनेंगे, और और लंबे सीएम समय नहीं तक बने, चले। लंबे समय तक के सीएम बने। हुँ, अमिताभ बच्चन को आप देखिए किस उम्र में जाकर के उनकी मूवी हिट हुई। 11 फ़िल्में उनकी फ्लॉप हुई, लेकिन 12वीं फ़िल्म उनकी हिट हुई, और उम्र भी देखिए। तो हम है ना 25 साल में उतावले हो जाते हैं, अभी चाहिए हमको सिलेक्शन, अभी चाहिए हमको ये, अभी चाहिए वो, कंपैरिज़न करना शुरू। ठीक है, तो क्या पता ज़िंदगी के 30 साल में बहुत ऐसी चीज़ों फेस रखा हो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, कामयाबी मिलेगी और ज़बरदस्त मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, और कंपैरिजन बंद करो। हुँ। दूसरा व्यक्ति दूसरा है, आप अपने हो। भगवान भी दो लोगों को एक जैसा नहीं बना पाए, तो फिर आप क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? हाथ पाँव मारना बेकार है। जो है बेस्ट है, काम करिए। बिल्कुल सही बात है सर, हमें सब कुछ समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अपनी मेहनत करनी है, बाकी बिल्कुल, चीज़ें समय पे छोड़ देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे इस चीज़ को समझ के मतलब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें, हुँ, ताकि मतलब केवल सुनना ही हमें नहीं होता है, हमें उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अगर आपके आस-पास आप किसी बच्चे को डिप्रेशन में देख रहे हैं, तो भी आप उसे सुझाव दें। हो सकता है ये वीडियो भी आप शेयर कर दें, ताकि उसे इस वीडियो को देखकर ही हो सकता है कुछ उसके अंदर मोटिवेशन आए, क्योंकि उस टाइम एक हमें मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है। सर, अभी हम एक प्रश्न करेंगे आपसे छात्र जीवन से रिलेटेड ही। हम देखते हैं सर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि 4 से 5 साल मेहनत करते हैं। हुँ, कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें फेलियर का सामना करना होता है। हुँ। समाज भी उन्हें एक लूज़र के व्यू पॉइंट से देखने लगता है कि ये तो लूज़र है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने हो सकता है बहुत मेहनत किया है, फिर भी नहीं हुआ, हो सकता है कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर, आप इस पर भी कुछ राय रखें, आप कुछ बोलें इस पे? मेरा कहना है कि आपको लूज़र कह कौन रहा है, पहले ये बताइए? क्या देश के सीएम आपको लूज़र बोल रहे हैं, या पीएम आकर के आपको लूज़र बोल रहे हैं? या फिर कोई बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी और वो आपको कह रहा है बेटा तू लूज़र है? कारण है ना, जो लोग बड़े हैं वहाँ पर, उनको दूसरे के ऊपर में टिप्पणी करने के लिए समय तक नहीं है, हुँ, बोलने के लिए टाइम तक नहीं है वहाँ पे। यानी आपको बोलने वाले भी वही हैं जो या तो आपके लेवल के हैं और उससे नीचे के हैं, तो उनकी सुननी ही क्यों है? हुँ, हम उनके सुने ना जिससे हमको वहाँ पर प्रेरणा मिले, जो खुद जीवन में नहीं कर पाया कुछ, वो अगर आकर के हमारे ऊपर में टिप्पणी कर रहा है और उस बात को हम बहुत हैवी लेकर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जीवन के दूसरे पड़ाव में 30 के बाद, 35 के बाद, 40 की उम्र में जाकर उनको कामयाबी मिली है। हुँ, तो समाज कोई हमारा सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता है। ले लिया हमने सर्टिफिकेट अपने स्कूल कॉलेज से जितने लेने थे, और वो भी आज ड्रॉवर में ही रखे हुए हैं। ठीक है, हुँ, मेरा मार्कशीट में फ़ेल था कि पास था, कोई नहीं जानता। आज मैं क्या हूँ, दुनिया ये जानती है। तो जी, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और उस पे आगे बढ़िए, समाज की बातों को इग्नोर मारिए। उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे। जी। सर, विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि मतलब जब आप तैयारी के फेज में होते हैं, तो अक्सर आप अकेले पड़ जाते हैं। हुँ। लोनलीनेस आपको खाने को दौड़ता है। लोग मतलब आपको खुद लगता है कि मैं तो अकेला ही हो गया हूँ, मेरे सारे जो हित्र मित्र थे, दोस्त थे, फैमिली रिलेटिव्स थे, सब हमसे दूर हो रहे हैं। तो सर, इस चीज़ से किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, अकेलापन तो और एकांत 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हुँ, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हम अकेलापन में ज़्यादा विश्वास रखने लगते हैं। मतलब अकेलापन वो कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ हों और हमारे साथ वो नहीं है। हुँ, जबकि हमें अकेलापन से शिफ्ट होना है एकांत यानी सॉलिट्यूड पे। हुँ, एकांत का मतलब होता है कि मैं अकेले हूँ, ठीक है, बट मुझे मेरी कंपनी अच्छी लग रही है। मुझे खुद से बात करना अच्छा लग रहा है, या मुझे अपने आइडियाज़ को अपने अंदर ही इम्प्लीमेंट करना या सोचना उसको बेहतर लग रहा है। अगर आप मेरी ही बात करेंगे तो मैं डिस्कशन पूरी टीम के साथ में करता हूँ, हुँ, लेकिन बाद में एट द एंड में करना मुझे वही होता है जो मेरा अपना अच्छा होता है, और ये बहुत हार्श है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूँ। हुँ, सॉलिट्यूड इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर हैप्पीनेस मेरे लाइफ में। ठीक है, तो आप सॉलिट्यूड में रहना सीखो। उसमें क्या होगा ना कि कोई आपके साथ कुछ करेगा तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, ठीक है, किसी भी चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सक्सेस है तो वो भी, और फेलियर है तो वो भी। और फेलियर की ज़िम्मेदारी मानते हैं तो आप उसके ऊपर में काम करके सक्सेस को कन्वर्ट कर देंगे। हुँ, तो सॉलिट्यूड में रहना सीखिए, खुद से बातें करना शुरू करिए, अपने आइडियाज़ के ऊपर में थॉट प्रोसेस पर काम करना शुरू करिए। यकीन मानिए, अपने आप में इतना खुश हो गए हैं तो सर दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, हुँ, और एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो हर्ट नहीं होगा। रिलेशनशिप में भी वही दिक्कतें आ जाती हैं। हम एक्सपेक्ट करके बैठते हैं हमारे बर्थडे को सामने वाला इस तरीके से मनाएगा, हुँ, और पता चले मैसेज नहीं आता तो पूरा दिन दुखी। एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो भाई?
अपने में मस्त रहो ना, बात ही खत्म, ज़िंदगी बहुत बढ़िया जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक। सर आज के समय में एक बड़ा चैलेंज ये भी है क्योंकि आजकल सब कुछ रील पे दिखता है। हम रीलों हुँ, को देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं। छात्र भी जो हैं, वो भी जब रील देखते हैं तो कुछ समय के लिए मोटिवेट हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छी रील देख ली, तो हुँ। कुछ टाइम के लिए वो मोटिवेट हैं। बट वो परमानेंट नहीं होता है सर। तो परमानेंट मोटिवेशन किस तरीके से बनाएँ? आज के समय मोटिवेशन को लोग ऑक्सीजन मान के चल रहे हैं। हुँ, मोटिवेशन आया मतलब मोटिवेशन इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन। हुँ, मोटिवेशन कम तो ऑक्सीजन कम। जबकि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मोटिवेशन एक परफ्यूम है, जिसका असर कुछ देर तक रहना है और उसके बाद में हट जाना है। हुँ, तो अपने आप को एक तरीके से मान करके चलो जो एक्सेप्टेंस है, और आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लाइफ में मोटिवेशन मोटिवेशन ठीक है, एक पॉइंट तक काम करता है। भाई सिंपल सी बात है, पैसा दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो अपने आप को इस कदर बनाओ या थॉट प्रोसेस लेकर के आओ कि मैं 100 रुपए की घड़ी क्यों पहन रहा हूँ, 1 लाख की क्यों नहीं पहन रहा। ठीक है, या मैं जब जा रहा हूँ होटल में तो मैं मेन्यू के पहले राइट साइड ही क्यों देखता हूँ कि भाई कितने का है, और तब मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। इस लेवल का क्यों ना बना लूँ कि भाई होटल चाहे कोई भी हो, मेन्यू चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं लेफ्ट साइड देख करके ऑर्डर करूँगा। ठीक है, आप ज़िंदगी से किसी से कम हैं क्या? मान लीजिए वहाँ पर क्या कमी है आपके अंदर में? सही सलामत सारे पार्ट पुर्जे काम कर रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता है, यूट्यूब है जिसके ऊपर में सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है? तो हुँ, अपने ऊपर में मतलब जो तुम्हारा गोल है उसको मान करके चलो, उसके लिए मेहनत करो वहाँ पे। छोटी-छोटी चीज़ें कि कोई आगे तुमको पुश करेगा तो मोटिवेट होगे, ठीक है? इस तरीके से अगर करोगे तो लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकते। मोटिवेशन तुमको नौकरी दिला सकती है, लेकिन ज़िंदगी जीना नहीं सिखा सकते। ज़िंदगी तो अपने लक्ष्य से ही जीता है आदमी, जी। सर ठीक है? अगर हम अपने आप को पहले के समय से कंपेयर करें तो हमारा जो लिटरेसी रेट हमारी कंट्री का वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। हुँ, हम देखते हैं कि लगातार जो जो हमारे छात्र हैं वो मतलब एक हाई डिग्री ले रहे हैं। हुँ। फिर भी सर हम देखते हैं कि बेरोज़गारी हमारे देश के अंदर है। तो चूँकि आप लगातार मतलब छात्रों के बीच में ही रहते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब डिग्रियाँ तो बढ़ रही हैं, बट फिर भी छात्र जो है बेरोज़गार रह जा रहे हैं। दिक्कत यही है ना कि डिग्रियाँ बढ़ रही हैं, स्किल नहीं बढ़ रहा। हुँ, आज के समय बहुत ऐसे छात्र हैं जो बीटेक कर चुके हैं, और यकीन मानिए अगर मैं कह दूँ कि एक ईमेल लिख करके दिखा दो, उनको ईमेल लिखना नहीं आता। हुँ, अभी हाल-फिलहाल की मैं घटना बताता हूँ, मेरे यहाँ एक वीडियो एडिटर हमने हायर किया, जी, और बंदा बीटेक किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है? और अच्छे कॉलेज से किया है, अभी मैं नाम भी नहीं लूँगा। तो जो हमारे यहाँ वो आए और मैंने कहा कि ठीक है आपके यहाँ पे रेज़िग्नेशन अगर आपको डालना है, तो आप अपने एचआर को मेल करिए, हुँ, और मेल करिए वहाँ पे लिख दीजिए। तो वहाँ पर अगला सवाल आता है, सर मेल कैसे करते हैं? और इससे छोड़िए, आप इसको हटाइए। आज के समय हम रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो हुँ, हम ये देखते हैं लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, हुँ, बीए है, एमए है, क्या है, डिग्री देख करके शादी-ब्याह कर लेते हैं। किसी दिन आपने उससे ये पूछा कि एक काम करो, तुमको मेल लिखना आता है कि नहीं आता है, ज़रा देखो एक बार। ठीक है, कोई वर्ड फाइल आता है, उसको तुम टाइप कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, पढ़ सकती हो कि नहीं पढ़ सकती हो। क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं जो जीवन में आगे चल कर के काम आएँगी। आपके घर में काफ़ी ऐसा सामान है, वारंटी उसका खत्म होने वाला है, आपको क्लेम करने तक का पता नहीं है। हुँ, घर में आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस और ये सब चीज़ों के ऊपर में आप सही से रिसर्च करके आप उसके ऊपर में काम नहीं कर सकते। तो हुँ, इसका कारण हम ही है ना, हम डिग्री, 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 डिग्री का रट लगाए बैठे हैं, हुँ, लेकिन स्किल्स के ऊपर में हम बात नहीं कर रहे हैं। छोटी-मोटी चीज़ें आए दिन हम अपने स्किल्स के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है पाठ्यक्रम में थोड़ा-सा बदलाव करने की ज़रूरत है, जहाँ डिग्रियों के ऊपर में ज़्यादा फ़ोकस है, वहाँ स्किल्स के ऊपर में अगर होने लगा, तो ये जो बेरोज़गारी का स्तर है, ये धीरे-धीरे गिरना शुरू होगा। लोग अपने आप को जो है बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? और शायद भारत की जो अर्थव्यवस्था हम सोच रहे हैं, जिस पावदान पर हम सोच रहे हैं, वहाँ पर हम पहुँच पाएँगे। जी, कुल मिलाकर सर हमें टैलेंट पे ध्यान हाँ, देना है। बिल्कुल। एक समय में बीटेक का बहुत बड़ा क्रेज़ था। हुँ, क्या हुआ बीटेक वालों का? भारत का चौथा व्यक्ति इंजीनियर है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो बताइए? हुँ, फिर उसके बाद में बीएड का भी बहुत बड़ा क्रेज़ है। बट आप जाकर के ग्राउंड पर देखो ना कि बीएड करने वालों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़गार प्राप्त करके बैठे हैं, और जो नहीं कर पाए उसका कारण क्या था? थर्ड जो प्रैक्टिकल्स वहाँ कराए जा रहे हैं, जो उनके सिलेबस में वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको अपने लाइफ़ में वो यूज़ कर पा रहे हैं? हुँ, नहीं कर पा रहे तो वो वेस्ट है। वो डिग्री किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक प्रश्न तो हमारा रिजर्वेशन से भी रिलेटेड रहेगा क्योंकि सर हुँ। हम रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। हमें लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो टैलेंट को मार रहा है। चूँकि अभी आपने टैलेंट की बात की इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आ गया। तो क्या सर रिजर्वेशन सच में टैलेंट को मार रहा है? देखिए, रिज़र्वेशन एक बैसाखी है, हुँ, जो सबसे निचले वर्ग के व्यक्ति को ऊपर आने की मदद करता है। अगर आप आम भाषा में देखिए, अभी जितने भी जो नाले के अंदर घुस कर के जो सफाई कर रहा है, हुँ, ठीक है, या जो कूड़ा उठाने का काम कर रहा है वहाँ पर, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास के हैं या कितने रहे हैं, ठीक है? यानी यहाँ वर्ग में वो कौन है? वो एक दलित है, ठीक है? हमारे यहाँ बोलते हैं चमार बोलते हैं, वो है। और हमने माइंडसेट बना लिया है कि ये चमार, ये दलित जो है यहाँ पर इनका काम ही यही है।
तो जब हम उनको उस नज़रिए से देखते हैं, उनके थाली, उनके बर्तन, उनकी सारी चीज़ें अलग रखते हैं वहाँ पे, तो हम खुद ही उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जब इस बात को समझे तो उन्होंने जाना था, और संविधान में इसीलिए उन्होंने ये रखा कि भैया हम हर सेक्टर में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे, ताकि लोगों को आगे ऊपर बढ़ने का मौका मिल पाए। वो जो वर्ग जिसको काफ़ी समय तक शोषण दिया गया, ठीक है, उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी हो पाए कि वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। और रिजर्वेशन इसीलिए मुझे लगता है कि रखा गया, और ये हम सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि हम इसको एक्सेप्ट भी करें, उन लोगों को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि लोग समान हैं, तो क्यों कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी चमार से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता है? कुछ तो करवा असमानता दे, है। वहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई भाई अगर इतना कहता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अपनी बहन का जो है शादी करा सकता है किसी चमार से, किसी मुसहर से, तो करा दे। आप करा ही नहीं सकते सर, तो फिर आप बेकार की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात की, जो हमारे जनरल या फिर बाकी कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें बुरा लगता है, मैं मानता हूँ उनके लिए बुरा है कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप उस चीज़ को माइंड में लेके चलो ही मत ना, क्यों लेके जाना है? आप अपने आप को ये मानो कि वो चीज़ नहीं है मेरे लिए, मुझे और कंपटीशन पर काम करना है। रिजर्वेशन एक बहाना हो सकता है टैलेंट के लिए। जो टैलेंटेड इंसान है वहाँ पे उसको नहीं देखेगा, वो अपने ऊपर में काम करेगा। तो है सर, अभी भी समाज में दिक्कतें हैं, इसलिए रिजर्वेशन का होना ज़रूरी है। और ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में ही तो है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ है? नहीं है। जी। प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी लेने जाइए, आपकी जात नहीं पूछी जाती है, कास्ट नहीं पूछा जाता है, वहाँ टैलेंट देखा जाता है। तो वो तो पूरा ओपन है ना, आप वहाँ पर भी फोकस करिए। मतलब कि सर हमें रिजर्वेशन को समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। समाज में लोगों के नज़रिए बदल गए। हम्म अगर यहाँ जात वात ये सब दिमाग से निकल गया तो रिजर्वेशन उसी दिन खत्म हो जाएगा। हम्म। ये दिमाग में जब तक बैठा रहेगा, रिजर्वेशन तब तक रहेगा। सर मैं देखता हूँ कि आप अक्सर जो है वृंदावन जाते रहते हैं, आपके हम्म। पास पैसा है, आपके पास शोहरत है, लोग आपको जानते हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, फिर भी आप वृंदावन क्यों भागते हैं? वृंदावन जाने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दो कारण है सर। एक तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा। पैसा जो है वो ज़िंदगी दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता। हम्म सुकून आपको कुछ पर्टिकुलर लोग दे सकते हैं, और कुछ जगह ऐसी है दे सकते हैं। तो वृंदावन में प्रेमानंद जी हैं, मैं उनकी बातें अक्सर जाके चुपचाप पेड़ में बैठ के शांति से सुनता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर मुझे ये फील होता है कि मेरा जो मैं है वो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। और इंसान के अंदर का मैं का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है। यकीन मानिए यहाँ पर कि आप ये समझते हैं कि जो चीज़ें हैं अगर मेरी वजह से हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हैं। आपकी आत्मा भी शरीर त्याग करने के पहले आपसे पूछती नहीं है, हम्म। तो आपका तो आपके ऊपर में कंट्रोल है ही नहीं। तो बेहतर है कि अपने आप को जितना ज़मीन से जोड़े रखे उतना अच्छा है। पैसा की कामयाबी जब सर पे चढ़ती है ना सर, तो हम्म। लोग बहुत ऊपर भागना शुरू करते हैं। सर इस चीज़ को कैसे समझे कि हमारे अंदर मैं आ गया है? सर प्रेमानंद जी की बातें सुनिए, जाकर के अच्छा। वृंदावन में मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलूँगा। हम्म। बैठ के दोनों सुनेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ख़त्म हो और जाएँगी। अगर मैं समझ गया कि मेरे अंदर मैं है तो उसे कैसे दूर करें? वो भी वहीं प्रेमानंद जी ही बताएँगे अच्छा। आपको। आराम से प्रेमानंद मेरे जी साथ चलिए। जब सॉल्यूशन मैं है। बिल्कुल, जब मैं वृंदावन जाता हूँ, अभी हाल-फिलहाल हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम्म जिस दिन मैं गया था उसी दिन विराट कोहली, अनुष्का जी और सभी लोग आए थे। हम सब लगभग पास में ही बैठे हुए थे। अच्छा। बगल वाली पंक्ति में वो थे, इधर मैं था, और सवाल सबके लगभग कॉमन थे, बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव वहाँ पर आ रहे थे। तो वहाँ भी मुझे देखने को मिला कि चाहे कोई करोड़पति है, अरबपति है, कोई कैसा भी व्यक्ति है, कोई आम व्यक्ति है, हम्म। ठीक है, वहाँ पर वो सब अपने जीवन के लिए बहुत सारी बातें सीख कर के जा रहे हैं, ठीक है, तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जी। सर हम देखते हैं कि डर का होना भी हमारी ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हो सकता है कई चीज़ों को हम गलत भी करें। हुँ। तो सर आदित्य रंजन सर को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? भाई डर तो लगना ही नहीं चाहिए इंसान को, मुझे लगता है, अच्छा। ठीक है। तो मुझे अपनी चीज़ों से तो डर नहीं लगता कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, हिट नहीं होऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। ये बहुत कम फ़र्क पड़ती हैं, यकीन मानिए। जब आपने मेहनत बहुत शानदार की हो हुँ, और जब आपने चीज़ें ऐसी बनाई हो जो एक दिन में पतन नहीं हो सकता, तो डरने की बात नहीं है। हाँ, मुझे डर ज़रूर लगता है किसी बच्चे के साथ अगर अन्याय हो जाए, और वो भी सिस्टम के करप्शन के कारण हो जाए, हुँ, सिस्टम के फेलियर के कारण हो जाए, तो मुझे डर लगता है। जैसे अभी अगर आप देखो, एक लड़की थी और बेचारी का 4 साल से वो तैयारी कर रही थी, और उसका लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। और लास्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या कि सीजीएल का पेपर देने गई, और जो वहाँ पर सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था, लैग कर रहा था बार बार, क्योंकि ये जो नया वाला वेंडर आया, अभी इसकी क्षमता इतनी थी नहीं पेपर कंडक्ट कराने की। बहुत टैलेंटेड लड़की, बहुत अच्छा मॉक में स्कोर कर रही थी, हुँ, लेकिन सिस्टम के काम नहीं होने के कारण उसका इस बार जो है प्रीलिम्स रह गया। हुँ, तो जब वो बच्चे रोते हैं ना, जब मैं देखता हूँ उनके सपने टूटते हुए, तो वहाँ मुझे डर लगता है कि यार ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। हुँ। अपनी वजह से डर नहीं लगता सर कभी। सर कहीं न कहीं ये तो हमारे जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। तो सर एक प्रश्न मेरा ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आपको मैं एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर मतलब एक बार एजुकेशन मिनिस्टर बना देता हूँ और हम्म। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ चेंज ऐसे करिए जो छात्र हित में हो। हम्म। तो सर आप ऐसे क्या-क्या चेंजेज़ करेंगे? अगर एजुकेशन मिनिस्टर बने तो करने के लिए तो हज़ार चीज़ें हैं सर, देखो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक हुँ, है। अपग्रेड का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। आज जो चल रहा है फिर 10 दिन बाद नया, फिर 20 दिन बाद नया।
और एजुकेशन मिनिस्टर की सिर्फ जिम्मेदारी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होती है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं 2 चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा। एक तो हमारे सामने मेंटल हेल्थ और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम वाले डिसीजंस यहाँ पे, यानी कहने का मतलब कि आप अपने आप को सुकून में कैसे रखें, ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग रहे कि बड़े से बड़े समय में, बुरे से बुरे समय में भी आप अच्छे डिसीजंस को ले पाएँ, ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम से बातें यहाँ पर, जैसे पैसा कैसे संभालें, ठीक है, पैसा कैसे बनाएं, अपने आप को कैसे बनाएं, नौकरी लेने वाले या नौकरी की भीख मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने, रोजगार पैदा करने वाले बने। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में होगी तो यकीन मानिए आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। ठीक है, हमने अभी क्या कर रहे हैं, हम कौन से मॉडल पे अभी भी चल रहे हैं, तो हम यहाँ अंग्रेजों वाले मॉडल पे चल रहे हैं। अंग्रेजों का मॉडल बना क्या था कि क्लर्क बनाने हैं, उन्होंने जो सिलेबस बनाए थे वो क्लर्क बनाने के हिसाब से तैयार किए थे, और आज भी हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं कि क्लर्क कैसे बने। अरे अच्छा इंसान कैसे बने वो बात करो, अच्छा बिजनेसमैन कैसे बने उसके ऊपर में बात करो। ठीक है, आप देखो ना अभी कि कौन बनेगा करोड़पति में, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों प्राप्त किए हैं, लेकिन उसके बाद में जिंदगी की हालत वही हो गई जो उनकी पहले थी। कारण है पैसा कैसे संभाले पता ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं सक्सेसफुल बन तो गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ को कितना स्ट्रांग रखना है। बच्चे हैं यार, बहुत टैलेंटेड हैं। आप नीट में 720 लाना या फिर इतने स्कोर लाना आप आसान समझते हैं, नहीं समझते कितनी मेहनत लगी होगी। मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो एक अच्छा टैलेंट जो है वहाँ पर जा करके ख़त्म हो जा रहा है। तो मुझे लगता है इन 2 चीज़ों के ऊपर में काम करने की आवश्यकता है। कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। बिल्कुल, शुरुआत तो यहीं से करेंगे, बाकी तो सर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अच्छा। सर एक प्रश्न, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में हम देखते हैं, वैसे भी इस उम्र में हम देखते हैं कि लोग सिचुएशनशिप और कैजुअल होने के चक्कर में ना बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। तो सर इस चीज़ से किस तरीके से बचा जाए? इसका एक लाइन है, फोकस ऑन द करियर हुँ, द क्वीन विल कम। अच्छा। सीधी सी बात है यार, आप है ना, आप लड़की के पीछे भाग रहे हो और लड़की के पीछे भाग रहे हो, वहाँ पर वही गाने, तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। आसान ज़िंदगी में अगर हम इसको रिलेट करें तो 20 से 25 साल की जो उम्र होती है उसमें लोगों को है ना कोई चाहिए। हुँ, ठीक है कि यार मेरे पास में कोई रहे, बात करूं मैं उससे वहाँ पे, ठीक है, तो सिचुएशनशिप ही उसको बना लें। ठीक है, थोड़ा और गहरा बन गया तो उसको रिलेशनशिप में वहाँ पर कन्वर्ट कर लें। लेकिन उसको कोई ना कोई चाहिए के चक्कर में आप ये देखिए अपने जीवन का जो है वहाँ पर कितना प्रीशियस टाइम उसको दे रहे हैं, कितना प्रीशियस टाइम वहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। 20 से 25 की उम्र में आपको किसी न किसी की संगति की ज़रूरत पड़ेगी, या 25 से 30 में आपको नशे की ज़रूरत पड़ेगी, और 30 के पास में अपना जो है दवा दारू के लिए भी आपके पास पैसा नहीं बचेगा। हुँ। तो बेहतर है अपने ऊपर में काम करिए, ठीक है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती रहेगी। वही, इसलिए फोकस ऑन योर एम्पायर, द क्वीन विल ऑटोमेटिकली कम। चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ठीक है। सर आजकल हम देखते हैं कि चूँकि आजकल रील का ज़माना चल रहा है, हमें सब कुछ रील पे दिखता है। तो विद्यार्थी लाइफ़ से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। सर हम देखते हैं कि हमारे करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, पटना में, जहाँ भी विद्यार्थी लोग रहते हैं, उनका हमें एक रील में अलग जीवन देखने को मिलता है। और चूँकि सर आप लगातार विद्यार्थियों से मिलते रहते हैं, आप ऑफ़लाइन भी क्लास ले रहे हैं। तो सर रियल सर क्या स्टूडेंट लाइफ़ होती है? भाई आपने तो अभी रील वाली लाइफ में देखा ही क्या, बस उनके लाइब्रेरी को आप देखते हो, हुँ, पढ़ रहे हैं वो देखते हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं वो देखते हो, कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं वो देखते हो। हुँ, असली विद्यार्थी जीवन तो आप कभी जा करके जो है करोल बाग या मुखर्जी नगर में देखो, 10 बाई 10 का एक कमरा है, और उस कमरे के अंदर में उस कमरे की हालत क्या है कि वहाँ 5 साल से एक बच्चा रह रहा है, 4 साल से रह रहा है और धूप तक उसमें नहीं आ रही है। ज़मीन पे बिछा के गद्दा सो रहा है और एक ही बेडशीट को 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर रहा है। खाने में जब दाल बनाता है तो उसमें दाल कम और पानी ज़्यादा होता है। हुँ, पैसे अगर कम पड़ जाए वहाँ पे ना तो पापा से माँगने की हिम्मत नहीं होती, कोशिश करता है एक टाइम ही खा करके गुज़ारा कर ले तो बेहतर है। ₹10 की चाय दिन में 3 बार पी ले तो बजट पर असर पड़ जाता है। ज़िंदगी तो सर बहुत विपरीत है। उनके सपने बहुत बड़े हैं और मेहनत बहुत बड़ी है, अभी तो उसी के ऊपर में वो लगे पड़े हैं। तो बहुत जो सी रील चीज़ें में हैं। दिखता है सर वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी से बहुत खतरनाक है। रील में हमें केवल ऊपरी हिस्सा दिखाया बस, जाता है। बस ऊपर-ऊपर की बातें हैं जो आप देख रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं ये दिखाया जा रहा है। हुँ, हालात कैसी है, दिमाग की कितनी बजी पड़ी है कोई ये नहीं बताता है। ये तो वही समझेगा जो विद्यार्थी बस, जीवन से जी जी रहा रहा है। है। सर, सरकारी नौकरी के ऊपर मैं और दोबारा से आना चाहूँगा। चूँकि सर सरकारी नौकरी के पीछे एक मोटिवेशन है ऊपरी कमाई। तो क्या सर ये सही है ऊपरी कमाई? सरकारी नौकरी का मतलब ऊपरी कमाई? आप इस पर अपनी कुछ राय रखें, क्योंकि आप भी सरकारी नौकरी में रह चुके हैं। आपने हालाँकि जॉइन नहीं किया, मतलब आपने उसको निकाला हुआ है, तो सर इसके ऊपर आपने कुछ सोचा होगा। क्या आपने भी यही सोचा था कि सरकारी नौकरी मतलब ऊपरी कमाई? जिस दिन आपने सरकारी नौकरी का मतलब ऊपरी कमाई समझ लिया, समझ लीजिए आपसे बड़ा भ्रष्ट आदमी इस देश में कोई नहीं है। हुँ, आप इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो और सबसे बड़े देशद्रोही हैं, और सबसे बड़े देशद्रोही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी वृद्ध महिला का वृद्धा पेंशन को पास करने के लिए भी आप उससे पैसे माँग रहे हैं। कोई विधवा है और उस विधवा का भी अगर किसी के पति का पेंशन आ रहा था उसके लिए भी आप उससे पैसा माँग रहे हैं वहाँ पे, तो आपसे बड़ा भ्रष्ट कौन है?
लानत ऐसी नौकरी पर, लानत ऐसी ज़िंदगी पे। आप जिस नौकरी का इतना ही पैसा कमाना है तो जाइए ना भाई, बिज़नेस करिए ना, वहाँ पे करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए। किसी दूसरे की मजबूरी से आप पैसा निकाल करके अपना महल खड़ा करेंगे तो क्या होगा उस महल का? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस नौकरी में मैं था वहाँ पर वो कमिश्नर रैंक तक की नौकरी थी, वहाँ तक मैं प्रमोट होकर के जा सकता था और पैसे की कोई कमी नहीं थी वहाँ पे। लेकिन मैंने इस सिस्टम का हिस्सा बनना बेहतर नहीं समझा। मैंने इस समाज में चेंज लाने के लिए मैंने अपना एक अलग ही रास्ता बनाया, अलग ही दुनिया बनाई और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अगर जो नज़रिया रख कर के चलते हैं सर, आने वाली जनरेशन भी उनकी भुगतती ही वैसी है, कर्मा बैक आता है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है करप्शन कर करके पैसा बहुत बना लिया, महल बहुत बना लिए, बच्चे उनके किसी काम के नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक से एक बड़े बड़े अधिकारी एसएचओ और ये, जब मैं उनसे बातें करता हूँ, परेशान है कि सर हमारा बच्चा नालायक निकल गया, थोड़ा आप इसको समझा दो, थोड़ा आप इसको बता दो, ठीक है, यहाँ पर कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सुनता ही नहीं है उनकी। आदत लग रखी है गाड़ी लेके घूमने की, यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने की, जा करके वहाँ पर जो है वो रील बनाने की, धमकाने की। एक से एक बड़े बड़े मिनिस्टर्स जब मुलाकात होती है वहाँ पर, उनके बच्चों की हालत ऐसी हो रखी है, ठीक है, जैसी मतलब रह रहे हैं वही ईमानदारी के साथ में। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, जिनके बच्चे आज बहुत सक्सेसफुल भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सोच भी रहे हैं, ठीक है, और काम कर रहे हैं। लेकिन कौन? जो ईमानदारी से कमा रहा है, ईमानदारी से घर आ रहा है, परिवार को टाइम दे रहा है। लेकिन जिसका फोकस पैसे बनाने पे है, गलत सही जो भी तरीका आ रहा है, तो सर उसका जा भी उसी गड्ढे में रहा है। सर चूँकि मैं अपने सिचुएशन रखना चाहूँगा यहाँ पे। मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझता हूँ, अभी मेरा भी जो एक चीज़ों को देखने का तरीका है वो यही है कि करप्शन नहीं करना चाहिए। पर सर फिर भी जब हम सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, पहले हमारा ये सोच होता है कि हम करप्शन नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी में जाने के बाद हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम सोचते हैं कि करप्शन करना, मतलब करप्शन में हम चले जाते हैं। तो सर इसके पीछे क्या रीज़न, मतलब करप्शन में हम क्यों चले जाते हैं? सर इसमें आप है ना, दिक्कत ये है कि आप अकेले नहीं हो जो व्यवस्था को चला रहे हो, कई हुँ, सारे लोग हैं। और अगर आप ज़्यादा सीधा बनने की कोशिश करोगे वहाँ पे, तो फिर ऊपर से इस तरीके से आपके पास आदेश आने लगेंगे कि मजबूरी या तो नौकरी छोड़िए या फिर उसका हिस्सा बनिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत एक मजबूरी क्रिएट किया जा रहा है। तो मेरी आग्रह है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नियम बनाते हैं, उनसे कि आप कम से कम, ठीक है, आप खुद मत शरीफ बनिए, लेकिन जो है उनको बने रहने दें और काम करते रहने दें। हालांकि बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात है ये, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत मज़ेदार बन जाता है। बहुत दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो मेरा ऊपर बैठे लोगों से आग्रह है कि कृपया सिस्टम के अंदर में चेंज लेकर के आएँ। अक्सर जिस चीज़ों को आप अपने भाषणों में जोड़ के देते हैं कि हम करप्शन फ्री देश बनाएँगे, काला धन वापस लेकर के आएँगे, कम से कम अपने शब्दों की लाज लिहाज रखिए और सिस्टम के अंदर बदलाव लेकर के आइए। दुनिया, देश, जनता सब आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी है। जी। सर लास्ट में हम एक रैपिड फायर राउंड रखना चाहेंगे। उसके बाद हम अपनी वार्तालाप को समाप्त करना चाहेंगे। तो सर हमारे लिए रैपिड फायर राउंड के कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। आपकी पसंदीदा शिक्षक कौन है? बहुत सारे हैं सर, समय के दौरान शिक्षक बदलते रहे, अच्छा। लेकिन फ़िलहाल में किसी एक का नाम ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत रहे हैं। अच्छा, चूँकि सर आप खुद शिक्षक हैं तो पुस्तकें आपके लिए एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाती हैं, तो आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन-सी है? एक है जीत आपकी, शिव खेड़ा की आती है। शिव खेड़ा जो हैं उनके ऑथर हैं, वो बहुत शानदार किताब, पढ़ना चाहिए लोगों को। जी, पसंदीदा शहर? पतिंदा पसंदीदा शहर? शहर, हुँ, मुझे उत्तराखंड अच्छा लगता है। ओके। राज्य अच्छा है उत्तराखंड, उसमें आप जाए तो हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब बहुत अच्छा है। पढ़ने की पसंदीदा समय? रात में। ओके। गणित या जीवन? दोनों। सफलता या शांति? दोनों। सफलता और शांति दोनों चाहिए सर, सफलता भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए और शांति तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। चाक या पेन? पेन। ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा? दोनों अच्छा लगता है। कैमरे से जितना अच्छा लगता है कैमरे के सामने बच्चों को पढ़ाना, उतना ही क्लासरूम में उनके मुस्कान को भी देखना अच्छा लगता है। सबसे कठिन विषय? कोई नहीं है ऐसा। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल? शादी कब कर रहे हो? अच्छा, सर कब कर रहे हैं शादी? कर लेंगे, इस साल के अंत तक कर लेंगे। अच्छा, इस साल हमें देखने को मिल हाँ, जाएगा। मिल जाएगा, मिल ओके। जाएगा। छात्रों की सबसे बड़ी गलती? छात्रों की सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी टीम है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? कमज़ोरी बताई नहीं जाती है। एक शब्द संघर्ष के ऊपर? अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे लाइफ में तो आप भूल जाइए कि आप जहाँ पर है आप वहाँ से बहुत ऊपर जा पाएंगे। यानी सक्सेसफुल बनना है तो वीडियोस देख करके नहीं बन सकते, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। एक शब्द चयन के ऊपर? किस तरह का चयन? सर जो चयन होता है, मतलब कि हम किसी चीज़ को चयन किस तरीके से करें? डिसीजन। हाँ, सुनो सबकी, करो अपनी। ओके। एक शब्द अपने ऊपर, आदित्य रंजन के ऊपर? आपका बड़ा भाई। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। हाँ। हमने बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने आपको आज के इस वीडियो में सुना होगा, वो आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में एक अलग राय रखेंगे।
उनको भी उनका सोचने का तरीका बदला होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि समय से उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। बाकी ये वीडियो अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिन्हें लगता है कि आप जिनको आपको लगता है कि आप अगर उनको वीडियो शेयर करते हैं, तो उन्हें भी जो है कुछ हेल्पफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा से। धन्यवाद सर। थैंक